हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रंगाइन अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि अप्रैल में आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम है। ठीक है ना। डिसाइडिंग फैक्टर दो ही हैं, एक इंग्लिश, एक जीके जीएस। ठीक है। तो जीके जीएस के कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि कौन से अवार्ड मिले नृत्य और महोत्सव के वीडियो हमने डाल दिए हैं। दोस्तों, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी के मैराथन क्लासेस भी आएंगी और प्रैक्टिस सेट भी आएंगे कि आपका एक भी प्रश्न जीके जीएस से नहीं छूटना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ में एक दो दिन में ही आपके प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश, मैथ के भी सारे जो भी लेक्चर हैं, वो भले से क्वालिफाइंग है, कोई बात नहीं, लेकिन 8 10 12 क्वेश्चन तो बनाने ही है ना, वो भी सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो बस आपको एक काम करना है, चैनल को फॉलो कर लेना है। आइए फटाफट आज के प्रैक्टिस सेट में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जिनके परीक्षा में आने की संभावना काफी अधिक है, उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर, यह दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर। ठीक है, जन्म दर तो बोलेंगे नहीं, जन्म दर मतलब कि कितने लोगों ने जन्म लिया। साक्षरता दर, ये तो एजुकेशन रेशियो है कि जैसे कि 70%, 80%, 95% लोग साक्षर हैं, 5% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। दोस्तों, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे कि रेशियो होता है, सेक्स रेशियो, तो क्या होता है, एक महिला एक पुरुष। ठीक है, थर्ड जेंडर भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों को ही कंपेयर कर रहे हैं। यदि मैं बोलूँ कि एक स्थान पे 1000 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 950 है या फिर 940 है, ठीक है, जनगणना में सन 2011 के अनुसार हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था। तो 1000 पुरुषों पर सपोज करिए कि 940 महिलाएं हैं, तो इस अनुपात को क्या बोलेंगे? लिंग अनुपात। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहले का आंसर क्या होगा? लिंग अनुपात। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि सन 2011 की जनगणना में जो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं, आप लोग उसका शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लीजिए। हमारे भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो आएगी। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा से ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि नई जनगणना अभी तक नहीं हुई है, काम चल रहा है। दोस्तों, फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप ध्यान रखिए इसको, फीफा विश्व कप सन 2022 की विजेता कौन सा देश रहा? तो इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फीफा विश्व कप हुआ कहाँ? तो दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। ठीक है ना, यह कतर में हुआ था। और कौन सा देश जीता? तो दोस्तों, विजयी देश जो है वह अर्जेंटीना है। कौन सा है? अर्जेंटीना है। और हारने वाला देश कौन सा है? यानी कि जो फाइनलिस्ट देश रहा है वह दोस्तों फ्रांस रहा है। ठीक है ना, तो कतर, अर्जेंटीना और फ्रांस, आप लोगों ने खूब सारे वीडियो देखे भी होंगे। तो फीफा विश्व कप सन 2022 की जो विजेता देश रहा है वो डेफिनेटली अर्जेंटीना रहा है। और यह कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका कतर है। ठीक है, और कौन सा देश हारा है? क्योंकि अब जो दोस्तों हम देख रहे हैं कि पहला ना पूछ के दूसरा पूछता है। ठीक है, जीतने वाला ना पूछ के हारने वाला पूछता है। तो कल हमने महिला T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 वाला भी देखा था कि हमारे देश की लड़कियों ने उसको जीता। ठीक है ना, तो किससे जीता, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। और सेकंड क्या है? फ्रांस है। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में नटंजलि महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? महोत्सव और नृत्य के प्रश्न हमने डाल रखे हैं, आप लोग वहां जाके इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, भारत के किस राज्य में नटंजलि, ठीक है ना, नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो यह डेफिनेटली तमिलनाडु है। ठीक है, तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान का कल हमने पढ़ा था, यहाँ पे तीज महोत्सव मनाते हैं, यहाँ पे मेवाड़ महोत्सव मनाते हैं, यहाँ पे ऊंट महोत्सव मनाते हैं, यहाँ पे थिम्बू महोत्सव मनाते हैं। तो उसी तरीके से नटंजलि महोत्सव तमिलनाडु मनाते हैं। दोस्तों, उत्सव महोत्सव का मतलब क्या होता है कि एक हर्षो उल्लास का प्रयोजन होता है। ठीक है ना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या है? तमिलनाडु। सबसे पहले देखिए, जो बच्चे सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं वह प्रश्न को देख के आंसर खुद से टिक किया करें। ठीक है, फिर लास्ट में मैं तो बताता ही हूं। आगे बात करते हैं कि छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, राज्य विधानसभा जो हमारे प्रदेश में, आपके प्रदेश में विधायक का चुनाव होता है, मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जो विधायक का चुनाव होता है और जिनकी संख्या बल दोस्तों मुख्यमंत्री का निर्णय करता है। ठीक है ना, जिनकी संख्या बल मुख्यमंत्री का निर्णय करता है, उन लोगों को राज्य विधानसभा का सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी होती है? एक एवरेज में पूछा है।
और छोटों में नहीं, जैसे कि गोवा हो गया, ठीक है, ये सब और सिक्किम हो गया, तो वहाँ पर संख्या काफ़ी कम होती है क्योंकि उसका जियोग्राफिकल एरिया भी काफ़ी कम है और लोग भी वहाँ पे कम ही हैं, ठीक है। तो बात करेंगे कि छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों छह स्टेट ऐसे हैं जहां पर राज्य विधान परिषद भी है, और विधानसभा और विधान परिषद के समन्वय रूप को विधानमंडल कहते हैं। मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है ना, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र हो गया, वहां पर विधान परिषद है। एक प्रश्न इससे पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद है, ठीक है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा के ही तुलना के रूप में आप लोग विधान परिषद को भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो राज्य विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या एवरेज होती है, जो दोस्तों वर्णित है, वो कितना है, 60 से लेके 500 कि कुछ अपवाद छोटे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो राज्यों में जो विधायकों की संख्या होती है वह 60 से अधिक और 500 से कम होती है। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो गया, सी, 60 से लेके 500। आइए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल सन 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन से शहर में है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, राजधानियां भी बदलती रहती हैं, तभी जो लेटेस्ट हमारा पड़ोसी भूटान है, और आपको पता होना चाहिए कि भूटान एक गरीब देश में ही गिनती होती है और भूटान की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भारत की ही है। और जो डोकलाम विवाद हुआ था वह भूटान की ही भूमि पे हुआ था, ठीक है ना। तो मतलब कि भूटान का ही वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो जहाँ पर भारत ने इंटरवेंशन किया था तो मामला सॉल्व हुआ था। तो अप्रैल सन 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है, बीजिंग, ठीक है ना। बीजिंग को तो आप लोग पहचानते होंगे, सी जिनपिंग, बीजिंग चाइना, ठीक है। ढाका बांग्लादेश, थिम्पू और पारो। दोस्तों पारो जो है यह भूटान का, ठीक है ना, ये आंसर नहीं है, इसको आप आंसर नंबर समझ लीजिए। पारो का एक प्रमुख भूटान का एक प्रमुख शहर है जो कि पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भूटान का एक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर कौन सा है, तो डेफिनेटली उसका आंसर पारो होगा, ठीक है ना। पारो खूबसूरती, पर्यटन, इससे भी जोड़ सकते हैं आप लोग। थिम्पू, बिल्कुल, थिम्पू जो है दोस्तों यह भूटान की राजधानी है, कैपिटल है, अभी जो भी लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है ना। तो ये थिम्पू हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है बोनालू, ठीक है ना, देवी महाकाली। सबसे पहले तो त्योहार कौन सा है, बोनालू, और किस माता को डेडिकेटेड है। जैसे कि हम नवरात्र मनाते हैं तो दुर्गा माता को डेडिकेट करके मनाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो बोनालू है वह देवी महाकाली, कौन सी, देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों जो देवी महाकाली को डेडिकेट करके बोनालू मनाया जाता है यह तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, असम, केरल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। हर राज्य के प्रमुख नृत्य कौन से, महोत्सव कौन सा है, कौन सा प्रमुख मंदिर है, ठीक है ना, वहां पे कौन सी एक प्रमुखता पूजा होती है, उसको आप लोग को देखना है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पंडाल लगाया जाता है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। मुंबई में जैसे कि गणेश महोत्सव हो गया, तो ये सब सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर, जैसे सपोज करिए एक कब्र है तो इसके चारों ओर, ठीक है ना, इसके चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है। इस तरीके से गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है। किस प्रकार की महापाषाण संरचना, इसका मतलब कि पत्थरों का जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है। दोस्तों संगोरा वृत्त, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा संगोरा वृत्त, संगोरा वृत्त। संगोरा वृत्त में जो कब्र मिले हैं, ठीक है ना, जैसे कि कब्र जैसे
रेस्ट इन पीस हो गए, तो उनको जो कब्र उनकी बनाई गई, तो उनके चारों ओर पत्थर का ऐसे गोलाकार आकृति बना दिया गया, ठीक है ना। यह कहाँ मिला है? यह संगोरा वृत्त में मिला है, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं, समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा आपका? संगोरा वृत्त। अब बात करते हैं मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्तरस स्रावित करती है? पित्तरस, ठीक है ना दोस्तों। यकृत क्या हो, इसका आंसर क्या होगा? यकृत। जो यकृत है वह पित्तरस को स्रावित करती है, यानी कि बाहर निकालती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा यकृत, ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? दोस्तों बस 2 मिनट में सारे फैक्ट को आप समझ लीजिए कि यदि सिक्के 1000 तक के सिक्के, ठीक है ना, कुछ स्पेशल सिक्के भी जारी होते हैं, प्लस 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, इसके ऊपर गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, ठीक है ना, गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, तो किसके होते हैं? होते हैं दोस्तों, इसके ऊपर वृत्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना। वृत्त सचिव जो कि एक सेक्रेटरीट रैंक का आईएएस अधिकारी होता है, वृत्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। और दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछता है कि क्या सिक्के और 1 रुपए के नोट जारी करने की जो अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास है? नहीं। तो 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए का कोई भी सिक्का हो और 1 रुपए का नोट, उसको जारी करने की जो अथॉरिटी होती है वह भारत सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? भारत सरकार के पास। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या मोदी जी खुद जारी करते हैं क्या? नहीं, इसके लिए इन्होंने वित्त मंत्रालय को बैठा रखा है, ठीक है ना। तो 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के को जारी करने का काम किसका होता है? वित्त मंत्रालय का होता है। और इस पे वित्त सचिव, जो मंत्रालय जारी करेगा उसी का जो हेड होता है वित्त सचिव, उसके उस पर साइन होते हैं। और 1 रुपए के छोड़कर जितने भी सारे नोट्स होते हैं उन सभी नोटों पर दोस्तों भारतीय गवर्नर के साइन होते हैं। बात समझ में आ गई? तो 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के को जारी करने का काम भारत सरकार वित्त मंत्रालय करती है, और उस पर जो साइन होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है, जो सेक्रेटरीट रैंक का अधिकारी होता है, वित्त सचिव, उस पर साइन होते हैं। और 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों को जारी करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उस पर सिग्नेचर करने का जो कार्य है वह गवर्नर करता है भारत का। बात समझ में आ गई? तो ये आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भारत में इनमें से किस संस्थान द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत मतलब निकालना, जारी करना, बात समझ में? निर्गत है ना, कि हम इसको निर्गत कर दिए, बाहर निकाल दिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये ऑप्शन ही, ये प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर का है, तो ये ऑप्शन काफ़ी आसान बना दिया है क्योंकि इसमें आरबीआई मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों डेफिनेटली भारत सरकार के बिहाफ पे वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट और सारे सिक्कों को जारी करता है, और वित्त सचिव किस पे साइन होते हैं, वित्त सचिव किस पे साइन होते हैं। आशा करते हैं कि अब कोई सिक्के नोट से प्रश्न आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, 50 पैसे का सिक्का दोस्तों, 50 पैसे का सिक्का जो है वह बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्वाइन रेगुलेटिंग एक्ट सन 2011 के अनुसार 50 पैसे का सिक्का बंद नहीं हुआ। यदि आपसे पूछ ले कि क्या 50 पैसे का सिक्का बंद हो गया है कि चलन में है, दोस्तों 50 पैसे का सिक्का चलन में है, बात समझ में आई। लेकिन वो अलग बात है कि 50 पैसे की कोई वस्तु नहीं मिलती, इसलिए कोई ना उसको देता है ना तो सामान खरीदता है, लेकिन 50 पैसे का सिक्का अभी भी वैध है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये थोड़ा सा इकोनॉमी का था, आप लोग इसको समझ लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों भारत का जो 75% कॉन्स्टिट्यूशन है वह भारतीय अधिनियम एक्ट, 75% जो है वह भारतीय अधिनियम एक्ट 1935 से लिया गया है। और जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत का जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, जो कि मौलिक अधिकार है, यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से बारो किया गया है, यानी कि वहां से लिया गया है।
तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का 75% जो संविधान का हिस्सा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो कि भारत में ही बना था, और जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, यह यूएसए से लिया गया है। जो इसका कॉन्सेप्ट है कि कानून के समक्ष सबकी समानता हो, ठीक है, समरूपता हो, एजुकेशन की आज़ादी हो, जीने का अधिकार हो, ठीक है ना, तो ये कहाँ से लिया गया है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आइए आगे देखते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोस्तों बात करते हैं कि सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कल भी यह प्रश्न आया था कि सत्रिया नृत्य से कौन संबंधित है। यह भारत में प्रमुख 8 नृत्यों में यह शामिल किया गया है, और दोस्तों सत्रिया नृत्य असम का एक प्रमुख नृत्य है। अब बात करते हैं कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों गोदावरी, ठीक है ना, बंगाल की भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यह कौन सी है नदी? यह गोदावरी है, इधर जो गिरती है। बात समझ में आई? तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या है? गोदावरी। अब बात करते हैं निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों, यानी कि जो नर्तकी होती है जो एक पारंपरिक तरीके से डांस करती हैं, कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? दोस्तों जो भारत का अपर सदन है, अपर सदन, इसको क्या बोलते हैं? इसको राज्यसभा बोलते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह कभी भंग नहीं होता, यह कभी भंग नहीं होता, और 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं वह नामित होते हैं, नामित होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अपर सदन बोलते हैं। राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होता है, यह कभी भंग नहीं होता, और 2 वर्ष में 1/3 जो उसके होते हैं सदस्य वो फिर से नॉमिनेट होते रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन सा भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो दोस्तों रुक्मणी देवी अरुडेल, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, रुक्मणी देवी अरुडेल, ठीक है ना। यह राज्यसभा में नामित हुई थी, और इनको प्रेसिडेंट नामित करते हैं, इनको राष्ट्रपति नामित करते हैं। इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों एक ही स्वर्ण आया ही था, उसका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। जब एक ही स्वर्ण ही आया था, ठीक है ना, तो कौन जीता होगा? नीरज चोपड़ा नहीं जीता होगा। बात समझ में आई? आइए आगे बात करते हैं। सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे कि हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प और रेत इत्यादि। दोस्तों अजैविक क्या होते हैं? जो कि निर्जीव होते हैं, जो कि निर्जीव होते हैं। और जैविक क्या होते हैं? जो सजीव होते हैं, ठीक है ना। जैविक क्या होते हैं? जो कि सजीव होते हैं। और पर्यावरणीय अजैविक क्या होते हैं? जैसे कि हवा हो गया, बादल हो गया, आर्द्रता हो गया, यह सभी क्या है? यह सभी अजैविक संगठन है। तो सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे कि हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प और रेत। तो दोस्तों जो निर्जीव होते हैं उनको अजैविक कहते हैं, और इसमें जितने भी कंपोनेंट आपको लिखे हुए हैं संगठन, वो सभी क्या है? निर्जीव हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा? अजैविक वातावरण होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? मेरा मानना है कि जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल की होगी वही इस प्रश्न को टैकल कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन क्या है? जैसे कि हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो एक वर्ग होता है, ठीक है ना, और फिर आवर्त होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो त्रिज्या होती है वह बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो दोस्तों कक्ष होते हैं, जो कि सेल होते हैं, KLMN, वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। और आवर्त में घटती है। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया, यहाँ पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है ना, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान।
ये एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग इतना इसको जान जाइए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ठीक है ना, क्योंकि जो उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है और कक्षकों को खींच के सिकोड़ देता है। बात समझ में आई? तो बस आप लोग अभी इतना समझिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और आवर्त में घटती है। चूंकि यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर क्या है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है और कार्बन है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। यह हमारा सेकेंड आवर्त है। क्या है? सेकेंड आवर्त है। तो हमने क्या बताया अभी, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ठीक है ना, घटती है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा इसका होगा। तो लिथियम, क्योंकि ये सारे एलिमेंट एक ही आवर्त के हैं, तो लिथियम हमारा सबसे ज़्यादा आंसर हो जाएगा। मैं यदि इसको ऑर्डर में लगाऊं तो सबसे बड़ा लिथियम होगा, फिर इसके बाद बेरिलियम होगा, फिर कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन हो गया। ये तो आपका काफ़ी हायर क्लास का हो गया, ये तो एक बार मेंस में आया हुआ प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डेफिनेटली यहाँ पे लिथियम हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत कहाँ स्थित है। लोक अदालत, ठीक है, जो कि सिविल मैटर्स को सॉल्व करता है। यह दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब बात करेंगे समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर, जो कि समुद्री जल है इसके ऊपर जो ऊर्ध्वाधर, जो कि उसके समुद्र के अंदर सेल होती हैं, ठीक है ना, वो जब मर जाते हैं तो वो एक ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे बन जाता है। तो उठे हुए ऊंचे शैली तटों को क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्री भृगु कहते हैं या फिर सी क्लिफ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। अब बात करते हैं पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार एक नोबेल पुरस्कार के ही बराबर होता है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो संगीत पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार उनको किसके लिए मिला था? वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है ना, वेस्ट मीट्स ईस्ट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट मिला। इसके लिए दोस्तों पंडित रविशंकर को 1967 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये भारत में सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति भी रहे हैं। अब बात करते हैं अकबर का राजस्व मंत्री, राजस्व मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? दोस्तों टोडरमल था, ठीक है ना। कौन था वो? टोडरमल था। तानसेन, तो इनके 9 रत्न थे, ठीक है ना, 9 रत्न थे। टोडरमल क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि राजस्व मंत्री, कि पैसा कितना आया, ठीक है ना, कितना टैक्स लगाया जाए और कितनी छूट मिले। बीरबल क्या थे? इनके मुख्यमंत्री थे, यानी कि सबसे प्रमुख मंत्री थे। दोस्तों राजा मानसिंह क्या थे? कमांडर इन चीफ थे, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ मान लीजिए इसको, यानी कि सेनापति मान लीजिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब महाराणा प्रताप से फाइट हुई थी अकबर की, तो मान सिंह ने ही अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप से फाइट किया था। तो ये सारे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तानसेन हो गए, टोडरमल, बीरबल और राजा मानसिंह। अब बात करते हैं भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, अंग्रेजों भारत छोड़ो के बाद की एक्टिविटी है, आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी घोष और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया। तो सबसे पहले यह आप लोग समझ लीजिए कि आजाद हिंद फौज को 1942 में रास बिहारी घोष और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, उसको फिर से पुनर्जीवित, यानी कि फिर से उसको एक्टिव मोड में लाने का काम किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। बोला था ना दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज को एक्टिवेट किया। और कहाँ से एक्टिवेट किया? सिंगापुर से। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है ना,
यह दोस्तों काफ़ी फेमस नाम है और यह आंध्र प्रदेश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप जो योजना है यह दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो आप लोग ऐसी योजनाओं को याद रखा करिए, कौन सी योजना कहाँ पे शुरू हुई है, जो कि डेवलपमेंट के एरिया में हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के एरिया में हो। कल हमने राजस्थान का भी पढ़ा था कि वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी योजना चल रही है। दोस्तों सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये हैलामाइट टाइप का एक पेड़ होता है, इसका नाम होता है सुंदरी वृक्ष। या कहाँ पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा मैदान होता है, ठीक है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एकत्रित किया हुआ मिट्टी का भाग होता है, बालू का भाग होता है, वहां पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। अब बात करते हैं गान गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? ठीक है, तो दोस्तों गिलियन ने, यह काफी फेमस बुक थी, तो गिलियन ने इसको लिखी है। ऐसे बुक भी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे अच्छे पुरस्कार पाए होते हैं या फिर सबसे बेस्ट सेलिंग में होते हैं, ठीक है, कि सबसे अधिक उनकी प्रतियां बिकी हैं, या फिर भारत में किसी प्रमुख राजनेता या फिर स्वतंत्रता सेनानी पे लिखी गई है, या फिर किसी प्रमुख व्यक्ति ने लिखी है, ठीक है, जो कि हमारे सोसाइटी में एक इफेक्ट क्रिएट करती है। ऐसे बुक हमेशा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि प्रश्न नंबर 25 का आंसर क्या होगा? गिलियन होगा। इस तरीके से हमने SSC MTS के जो कि 25 प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना काफ़ी अधिक है, उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैराथन क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 4th के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।